आज की ये कहानी किसी मन घड़त अफसाने या फिल्म का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये आप बीती है हमारे एक ऐसे भाई की जिनका ताल्लुक पाक फौज से रहा है और जिनके वालिद साहब ने भी आर्मी में मुल्क की खिदमत की है। बचपन ही से खौफ से बेनियाज रहने वाले इस फौलादी आसाब के मालिक नौजवान को क्या मालूम था कि जिस इलाके में वो रह रही हैं वहाँ माफौकुल फितरत कुव्वतों का एक ऐसा जाल बिछा है जो इंसान को ललकारने की ऐसी भयानक सज़ा दे सकता है कि मेडिकल हिस्ट्री के डॉक्टर्स भी हैरान रह जाएं। इस हौलनाक सच्चाई पर मबनी सफ़र का आगाज़ करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हॉरर स्टोरी टेलर्स को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा सच्चा, आँखों देखा या आप पर गुजरा हुआ कोई खौफनाक वाक़या मौजूद है जिसे आप दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए हमारे ऑफिशियल नंबर पर अपना वाक़या रिकॉर्ड करवा के या लिख कर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अपने दिल थाम लीजिए और सुनते हैं ये हौलनाक दास्तान खुद हमारे फ़ौजी भाई की ज़बानी। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम जिस इलाके में रहते हैं यहाँ पर ऐसी माफौकुल फितरत चीज़ें सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। इसकी वजह यह है कि यहाँ पहले हिंदू और सिख रहा करते थे और इन दोनों मज़ाहिब की वो जगहें अब भी मौजूद हैं जहाँ वो अपनी डेड बॉडीज़ को जलाया करते थे, यानी उनकी आखिरी रसूमात वाली जगह। ये बातें हमें हमारी दादी ने सुनाई थीं और फिर हमारी फूफी जो अभी भी हयात हैं वो भी इस बात की तस्दीक करती हैं कि ये वाक़या बिल्कुल सच्चा है। हमारी दादी के घर के बिल्कुल सामने अंग्रेज़ों के दौर के इस्तबल थे जहां उनके घोड़े वगैरह बंधे होते थे। इस दौर में जदीद तालीम हासिल करने के लिए लोग उन्हीं के पास आते थे क्योंकि तालीम के ज़राए सिर्फ उन्हीं के पास थे। वहां पढ़ने वाले लोग काम भी करते थे और वहीं उनके रहने के लिए हॉस्टल्स वगैरह भी बने हुए थे। दादी बताती हैं कि मियाँ वाली के इलाके से एक लड़का यहाँ तालीम हासिल करने आया था। अगर आप अपनी कहानी में इस इलाके का असल नाम लेना चाहें तो वेल एंड गुड है, जैसे आप बेहतर समझें, वरना आप नाम बदल भी सकती हैं। इस दौर में आपको मालूम ही है कि सफ़र या तो घोड़ों और बग्गियों पर होता था, वो भी किसी बहुत अमीर बंदे के पास होती थीं, वरना ज़्यादातर लोग पैदल ही सफ़र करते थे। तो वो बेचारा इतनी दूर से यहाँ पढ़ने और इल्म हासिल करने आया था। वो सारा दिन अंग्रेज़ों के कामकाज करता और रात को वहीं हॉस्टल के एक कमरे में सोता था जहां एक खिड़की थी। इस दौर की खिड़कियां लकड़ी की होती थीं जिनमें रंगीन किस्म के शीशे लगे होते थे। हमारी दादी बताती हैं कि उन्हें अपने घर की छत या सहन से वो हॉस्टल और उसकी खिड़की बिल्कुल सामने साफ नज़र आती थी। एक रात अचानक हमें उस लड़के की एक शदीद और दर्दनाक चीख सुनाई दी और साथ ही वहाँ से एक औरत को भागते हुए देखा गया। आजकल की ख़वातीन बालों का जो स्टाइल बनाती हैं, यानी ऊपर करके गोल जोड़ा बांधती हैं, ब्रिटिश दौर में ये बिल्कुल नहीं था। उस वक्त इतना लेटेस्ट फैशन नहीं होता था। दादी बताती हैं कि उस औरत ने अपने बालों को ऊपर की तरफ गोल घुमाकर ऊंचा बांधा हुआ था, जिसकी वजह से दूर से ऐसा लग रहा था जैसे उसका सर ऊपर से लंबा हो, लेकिन वो असल में उसका सर नहीं बल्कि उसके बाल ही थे, क्योंकि उससे पहले भी लोगों ने कई बार खुले और लंबे बालों वाली एक औरत को देखा था जिसका कद तकरीबन 7 फुट से भी ज़्यादा था। दादी ने बताया कि वो औरत इसी खिड़की के पास नज़र आई थी। उस दौर में वो बिल्कुल कच्चा और रीतला रास्ता था जहाँ से पानी गुजरता था, यानी हर तरफ रेत ही रेत थी। अब तो खैर वहाँ पक्की सड़क बन चुकी है और सिटी कैमरे भी लग चुके हैं, लेकिन आज भी अगर आप रात के वक्त इस सड़क पर अकेले खड़े हों तो खौफ के मारे खड़े नहीं रह सकते। तो फिर आप सोच सकती हैं कि उस दौर में वहाँ रात गुजारना कितना मुश्किल रहा होगा। वो लड़का रात को दिया जलाकर अपनी पढ़ाई कर रहा था। दादी बताती हैं कि उसकी चीख सुनने से ठीक पहले हमें एक ज़ोरदार आवाज़ आई, जैसे किसी ने खिड़की का शीशा बड़ी बेदर्दी से तोड़ा हो। उस दौर में ना टेलीविज़न होते थे और ना ही कोई और शोर शराबा, इसलिए रात के सन्नाटे में वो आवाज़ बहुत वाज़ेह थी। खिड़की टूटने के फ़ौरन बाद
जब उस लड़के की चीख सुनाई दी तो आसपास के घरों के तमाम लोग बाहर निकल आए, क्योंकि उस वक्त बहुत से घराने एक ही जगह मिलजुल कर रहते थे। जब सबने वहां पहुंचकर देखा तो मंजर इंतहाई खौफनाक था। खिड़की के शीशों पर खून लगा हुआ था और खून बाहर की तरफ बह रहा था। उस लड़के का सर खिड़की से बाहर लटक रहा था। इस वाकये की तस्दीक मेरे दादाजी और मेरे एक बाबा जी, जो अभी भी जिंदा है, कर सकते हैं। अगर आपके किसी सब्सक्राइबर को शक हो तो आप कह सकती हैं कि वो मुझसे राब्ता करे। मैं उसे इस पूरे इलाके से ये बात कंफर्म करवा दूंगा। जब लोग वहां पहुंचे, क्योंकि ब्रिटिश फौज की चौकी ऊपर थी और सिपाहियों को आने में अभी कुछ वक्त था, तो उन्होंने देखा कि लड़के की गर्दन का तकरीबन 2% हिस्सा कट चुका था और उस पर किसी के तेज नाखूनों के गहरे निशानात थे। किसी ने इतनी वहशत से नाखून मारे थे कि उसके गले के अंदर की हड्डी और नर्म हिस्सा बाहर निकाल लिया था और गोश्त का एक लोथरा नीचे जमीन पर भी पड़ा हुआ था। ये इतना हौलनाक मंजर था कि सब लोग बुरी तरह डर गए। जब अंग्रेज सिपाही आए और उन्होंने तफ्तीश की तो लोगों ने उन्हें सब सच सच बता दिया। इस पर सिपाहियों ने कहा, हमने उसे पहले भी मना किया था कि खिड़की की तरफ सर करके मत सोया करो, यहाँ एक चुड़ैल रहती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसने बात नहीं मानी। अब इस जगह पर एक स्कूल बन चुका है जिसमें मैं खुद भी पढ़ा हूँ। इस स्कूल की अब तो काफ़ी बड़ी बिल्डिंग बन चुकी है, लेकिन हमारी टीचर्स और कई लोग वहाँ डर चुके हैं। स्कूल के हेडमास्टर साहब आज भी जिंदा हैं और वो भी इस बात की तस्दीक करते हैं। स्कूल बनने के बावजूद लोग कहते हैं कि वो साया या वो चीज़ आज भी वहाँ नज़र आती है। वही खातून जिसके लंबे बाल और अजीब सी हैत है वहाँ नज़र आती है और अजीब तरीके से हंसती है। हमारी एक इंग्लिश की टीचर थी, मैडम रुखसाना। वो इस चीज़ को देखकर इतनी डर गईं कि उन्हें शदीद ज़हनी मसला हो गया था। उन्होंने बताया था कि स्कूल के बरामदे में उन्होंने इस चीज़ को देखा था। ये उस दौर की बात है जब अंग्रेज़ यहाँ से जा चुके थे और स्कूल की पुरानी बिल्डिंग होती थी। अब तो नई बिल्डिंग बन गई है। अंग्रेज़ों के जाने के बाद हमारे बड़ों ने उनसे इस बात की तस्दीक भी की थी, क्योंकि अंग्रेज़ इन मामलात में बहुत सख्त और हकीकत पसंद थे। दादी और दीगर ऐनी शाहिदीन ने उनको बताया था कि ये किसी इंसान का काम नहीं है। जब अंग्रेज़ों ने लाश का मुआयना किया तो उन्होंने भी माना कि लड़के के गले और सीने पर किसी के वहशियाना नाखूनों के निशानात थे। उसे खिड़की से बाहर नोचा गया था और वो बेचारा खुद को छुड़ाने की कोशिश करता रहा था, मगर नाकाम रहा। ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। स्कूल का ये हाल था कि जब कोई टीचर वहाँ जाता तो उसे चिड़ियों के चहचहाने और किसी के हंसने की आवाज़ें आतीं। वो हंसी इतनी खौफनाक और ड्रामाई होती थी कि इंसान अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठता। हमारे एक और टीचर भी वहाँ पढ़ाते थे जो अब फौत हो चुके हैं। वो भी इस वाक़ये के बाद ज़हनी मरीज़ बन गए थे। अब मालूम नहीं उन्होंने वहाँ क्या देखा था, लेकिन वो हमेशा कहते थे कि वहाँ कुछ है, और इसी सदमे में वो बाद में इंतकाल कर गए। ब्रिटिश दौर के बाद वो चीज़ 2 दफ़ा मुझे खुद भी नज़र आई। पहली बार की बात है जब ये सड़क सिर्फ एक सिंगल रोड होती थी और इतनी पक्की नहीं बनी थी जितनी अब है। मेरी पैदाइश 1986 की है। हम रात के कोई 10 से 11 बजे के दरमियान वापस आ रहे थे। हम 3 लड़के थे और हमारे साथ हमारे उस्ताद साहब भी थे जो हाफिज़े कुरान हैं। हमने देखा कि एक औरत आगे की तरफ झुककर चल रही है और उसके बाल इतने लंबे हैं कि ज़मीन को छू रहे हैं। ये देखकर हम सब इस कदर खौफज़दा हुए कि हमने पीछे की तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन पीछे भी इस वक्त घुना जंगल था। हमारे उस्ताद जी ने फ़ौरन ऊंची आवाज़ में कुरान मजीद की मुख्तलिफ सूरतें पढ़ना शुरू कर दी। वो उस्ताद जी भी अब तक हयात हैं और जब भी हम मिलकर इस वाक़ये का जिक्र करते हैं तो वो यही कहते हैं कि ये चीज़ें हक हैं और मौजूद हैं, लेकिन इनसे बचने का बेहतरीन तरीका
صرف قرآن مجید ہے۔ جتنا سخت اور بہترین طریقہ ہمارے پاس ہے کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ جب استاد جی نے تلاوت شروع کی تو وہ عورت سامنے جھاڑیوں میں گھس کر غائب ہو گئی۔ اب اس جگہ پر ایک ہوٹل بن چکا ہے اسے، لیکن جہاں وہ ہوٹل بنا ہے اس کے ساتھ ہی وہ خطرناک اور جھاڑیوں والی جگہ اب بھی ویسے ہی ویران پڑی ہے اور اب تک آباد نہیں ہو سکی۔ وہاں بھی ایک بندہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا اور مرنے سے پہلے وہ بھی یہی کہتا تھا کہ اس نے ایک عجیب و غریب صورت والی عورت دیکھی ہے جس کے بال بہت لمبے تھے۔ اس شخص نے جب اس عورت کو دیکھا تو اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا تھا اور کچھ ہی عرصے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ دوسری بار میں نے اس عورت کو خود اپنے گھر میں دیکھا۔ اس کا قد تقریباً 7 فٹ تھا اور اس نے اوپر کی طرف جوڑا باندھا ہوا تھا۔ اس وقت میرے گھر والے گھر پر موجود نہیں تھے اور میں کمرے میں اکیلا کھیل رہا تھا۔ میں اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا کہ مجھے ان چیزوں کا شعور نہ ہو۔ کمرے میں کھلونوں کی آوازیں آ رہی تھیں اور وہ عورت مسلسل میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں بھی اسے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ ہمارے محلے میں تو ایسی کوئی خالہ یا آنٹی نہیں ہے، لیکن جیسے ہی اس نے مڑ کر پوری طرح کمرے کے اندر دیکھا تو اس کی ہولناک شکل دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ اس کی آنکھوں سے کوئی انگارے نہیں نکل رہے تھے، لیکن اس کا چہرہ انتہائی لمبا، بھاری اور ناک بھی بہت لمبی تھی۔ آنکھیں اور تھوڑی تو انسانوں جیسی ہی تھیں، مگر وہ بالکل کالی سیاہ تھی۔ ایک کالا رنگ وہ ہوتا ہے جو خوبصورت لگتا ہے، لیکن وہ ایک خوفناک اور بھیانک قسم کا کالا رنگ تھا۔ اس کی آنکھیں بہت بڑی بڑی اور پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہ ابھی میری طرف 2-3 قدم ہی بڑھی تھی کہ میرے والد صاحب آ گئے، کیونکہ ہمارے گھر کے بالکل ساتھ مسجد ہے اور انہوں نے میری چیخ سن لی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے آئے کہ شاید بچے کو کوئی کرنٹ لگ گیا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہوا ہے۔ جب وہ آئے تو میں نے انہیں بتایا کہ میں نے ایک ایسی خوفناک عورت دیکھی ہے جو یہاں چل کر آئی تھی۔ والد صاحب نے فوراً آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ اسی دور میں والد صاحب نے مجھے آیت الکرسی زبانی یاد کروائی تھی اور اس کے بعد میں نے قرآن مجید کا 3 سپارہ بھی حفظ کیا تھا۔ جب والد صاحب نے مسجد میں محلے والوں کو یہ بات بتائی تو استاد جی اور دیگر لوگوں نے تصدیق کی کہ اس پورے علاقے میں کوئی نہ کوئی ایسی مافوق الفطرت چیز ضرور موجود ہے۔ اس کے بعد بھی ہمیں اس کے کئی ثبوت اور شہادتیں ملتی رہیں۔ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، یہاں ہمارے گھر کے پاس ہی ایک خاتون رہتی تھیں جو کسی کے ہاں فوتگی والے گھر گئی ہوئی تھیں۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ اس چڑیل نے کس طرح مختلف چھوٹے چھوٹے قتل کر کے علاقے میں اپنی دھاک بٹھائی ہوئی تھی۔ وہ خاتون رات کو فوتگی والے گھر سے کافی لیٹ واپس آ رہی تھیں۔ وہاں موجود لوگوں نے انہیں منع بھی کیا تھا کہ رات زیادہ ہو گئی ہے، اب مت جاؤ، یہیں رک جاؤ یا کسی کو بلوا لو۔ یہ اس دور کی بات ہے جب لوگوں کے پاس بائکس بہت کم ہوتی تھیں، موبائل فون بھی نہیں تھے اور بہت غریبی کا دور تھا۔ مگر وہ خاتون نہیں مانے اور وہاں سے نکل پڑیں، جس کے بعد وہ راستے میں ہی غائب ہو گئیں۔ ان کے گھر والوں نے بہت ڈھونڈا مگر وہ کہیں نہ ملے۔ ان دنوں وہاں ایک گندا نالا بہتا تھا جو پانی اور گندگی سے بھرا ہوا تھا اور اس کے گرد بڑی بڑی جھاڑیاں ہوا کرتی تھیں۔ اب تو خیر وہاں صفائی کر دی گئی ہے۔ کچھ دنوں بعد جب اس علاقے سے شدید بدبو آنے لگی تو لوگوں نے جھاڑیوں کے پاس جا کر دیکھا، وہاں ان کی لاش پڑی تھی۔ میں خود بھی وہاں موجود تھا اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ لاش بالکل نوچی ہوئی تھی اور اس پر ناخنوں کے گہرے نشانات تھے۔ وہاں پاس ہی ایک شخص کا گھر تھا جس کی کھڑکی اس نالے کی طرف کھلتی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ اکثر رات کو اس نالے والے گندے علاقے میں ایک عورت کو دیکھتا ہے جس کا قد 7 فٹ سے زیادہ ہے اور شکل انتہائی ہولناک ہے۔ وہ وہاں نظر آتی ہے اور پھر اچانک غائب ہو جاتی ہے۔ جب پولیس آئی تو انہوں نے بھی لاش دیکھ کر یہی کہا کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ کوئی انسان اتنی طاقت لگا ہی نہیں سکتا کہ کسی کے گلے کو یوں کھینچ کر اس کا پورا حصہ ہی جسم سے الگ کر دے۔
इस खातून के गले का वो हिस्सा मिला ही नहीं। शायद पानी में बह गया या कहाँ गया, कुछ मालूम नहीं हो सका। उनकी गर्दन के पीछे की सिर्फ हड्डी बची हुई थी और सामने का जितना भी नर्म हिस्सा था वो सब निकला हुआ था। इन इंतहाई हौलनाक तरीक़ों से ये 2 कत्ल हुए थे और कई लोग तो सिर्फ उसके खौफ और डर की वजह से ही मर गए। इसके अलावा भी एक और कहानी है जो मैं आपको उसके बाद सुनाऊंगा। फ़िलहाल मैंने आपको ये 2 कहानियाँ शेयर की हैं। जी दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद जो स्टोरी है वो भी हमें इन्हीं भाई ने शेयर की है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। दूसरी कहानी कुछ इस तरह है कि हमारी एक खाला थी जो अब उस दुनिया में नहीं रहीं। उन्होंने एक बार हमें बताया था कि एक बुज़ुर्ग थे जो अक्सर मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आया करते थे। उस दौर में मस्जिद की बाकायदा दीवारें नहीं थीं और जहां आज हमारा घर बना हुआ है, ये पूरा इलाका उस वक्त एक घिना जंगल था। वो बुजुर्ग रोज़ाना हमारे उसी घर वाली जगह से गुजरकर मस्जिद जाया करते थे। खाला बताती थीं कि वो इंतहाई खूबसूरत और नूरानी चेहरे के मालिक इंसान थे, जिन्होंने हमेशा सफ़ेद रंग के साफ सुथरे कपड़े पहने होते थे। उस ज़माने में चूँकि बिजली नहीं होती थी, इसलिए वो अपने साथ एक लालटेन रोशन करके लाया करते थे। उनका मामूल ये था कि जब सब लोग नमाज पढ़कर चले जाते तब वो मस्जिद में दाखिल होते, निहायत खुशू और खुजू से नमाज अदा करते और काफ़ी देर तक रो रो कर दुआएं मांगते थे। उसके बाद वो मस्जिद की सफाई सुथराई करते। उस दौर के दीगर नमाजी भी बताते हैं कि जब वो सुबह फजर की नमाज के लिए मस्जिद आते तो पूरी मस्जिद पहले से साफ सुथरी और चमक रही होती थी। उस वक्त खजूर के पत्तों से बनी हुई चटाइयाँ सफ़ों के तौर पर इस्तेमाल होती थीं। वो सब बड़ी तरतीब और डिसिप्लिन से बिछी होती थीं। मस्जिद का काम ख़त्म करके वो बुज़ुर्ग दोबारा हमारे घर वाले रास्ते से गुजरकर आगे चले जाते थे। जहाँ आगे एक पुराना दरख्त था, अब वहाँ 2 सोसाइटियाँ बन चुकी हैं, लेकिन वो सोसाइटियाँ बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी हैं और वहाँ अब सिर्फ 3 से 4 घर ही आबाद हैं। जब हमने वहाँ के रिहायशियों से पूछा कि यहाँ लोग क्यों नहीं आते, तो उन्होंने बताया, हम खुद ये घर बेचकर यहाँ से भागना चाहते हैं, क्योंकि रात को यहाँ से तरह तरह की खौफनाक आवाज़ें आती हैं। हम रात के वक्त घरों से बाहर कदम नहीं रख सकते। ऐसा लगता है जैसे बाहर कोई नादीदा और ताकतवर मखलूक मौजूद है, जिसका खौफ हमें अंदर ही बंद रहने पर मजबूर कर देता है। खाला हमें बताती थीं कि वो बुजुर्ग जब लालटेन लेकर वहाँ से गुजरते थे तो वो अपने घर की छोटी सी दीवार के ऊपर से उन्हें देखा करती थीं। अब हुआ ये कि वक्त गुजरने के साथ हमारे घर का माहौल बदल गया। घर में ऊंची आवाज़ में गाने सुनना, रातों को देर तक मूवीज़ देखना और डरावनी कहानियाँ सुनना हमारा मामूल बन गया। आज से तकरीबन 1 साल पहले मेरी ये हालत थी कि मैं सारी रात जागता और सुबह जब अजान का वक्त होता तो सो जाता था। घर वाले मुझे बहुत टोकते और समझाते थे, लेकिन मैंने अपनी रूटीन नहीं बदली। उन्हीं दिनों हमारे घर में मुख्तलिफ अजीबो गरीब वाक़यात होना शुरू हो गए। अक्सर सुबह के वक्त अचानक कोई चीज़ ज़ोर से नीचे गिरती, जैसे कोई नादीदा क़ुव्वत हमें सुबह के वक्त नमाज के लिए उठा रही हो। हमें समझ नहीं आता था कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला हर नमाज के वक्त शुरू हो गया, चाहे दिन हो, रात हो या सुबह का वक्त। जैसे ही नमाज का वक्त होता, कोई ना कोई चीज़ गिरने की ज़ोरदार आवाज़ आती ताकि हमारी तवज्जो उस तरफ जाए। ख़ास तौर पर अगर हम सो रहे होते तो लाजमी ऐसा होता। एक वक्त ऐसा आया कि मैं गफलत में बहुत आगे निकल गया। मैंने नमाज़ें बिल्कुल छोड़ दी, अल्लाह से दूर हो गया और सुबह होते ही सो जाता। जब घर में चीज़ें गिरने का ये सिलसिला बढ़ा तो मैंने बहादुरी नहीं बल्कि अपनी बेवकूफ़ी की वजह से उस नादीदा चीज़ को ललकारना शुरू कर दिया। मैं गुस्से में चला कर कहता, क्या मजाक बना रखा है, ये क्या बकवास है। तुम जो कोई भी हो मेरे सामने आओ, जो करना है सामने आकर करो, मैं देख लूँगा कि तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। चूँकि बचपन से हमारे वालिद साहब ने हमें एक ही सबक सिखाया था,
کہ زندگی میں کسی بھی حال میں ڈرنا نہیں ہے۔ میرے والد صاحب خود بھی آرمی میں رہے ہیں اور میں خود بھی آرمی میں رہا ہوں، اس لیے ہم بچپن ہی سے اس علاقے میں ایسی چیزوں اور آوازوں کے ماحول میں رہے تھے، اس لیے ہمیں ان چھوٹے موٹے معاملات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ہمیں معلوم تو تھا کہ یہاں کچھ ہے، لیکن وہ مخلوق اتنی طاقتور ہے اور وہ ہمارے ساتھ ایسا کچھ کر سکتی ہے، اس کا ہمیں اندازہ نہیں تھا۔ پھر گزشتہ دسمبر کی 4 تاریخ کو ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میری زندگی بدل دی۔ میرا بڑا بھائی جو اٹامک انرجی میں ملازمت کرتا ہے، رات کے تقریباً 3 بجے اپنی ڈیوٹی سے گھر واپس آیا۔ رمضان کا مہینہ تھا اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ میں ان دنوں کافی بھٹکا ہوا تھا۔ میں نے پکا ارادہ کر رکھا تھا کہ نہ تو میں نے روزہ رکھنا ہے اور نہ ہی سحری کے لیے اٹھنا ہے۔ میں 3 بجے ہی بستر پر لیٹا تھا کہ بھائی کی کال آئی کہ دروازہ کھولو۔ میں جھنجھلا کر اٹھا اور بڑبڑانے لگا کہ ایک تو یہ فضول کی آوازیں مجھے سونے نہیں دیتیں اور اوپر سے تم اس وقت آ گئے ہو۔ میں بھائی کے لیے دروازہ کھولنے سیڑھیوں کی طرف آیا۔ میں ابھی سیڑھیوں پر کھڑا ہی تھا کہ مجھے اپنے بالکل قریب کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ وہ آواز ایسی تھی جیسے کوئی ابھی ابھی واش روم سے وضو کر کے نکلا ہو اور اس کے گیلے پاؤں یا گیلے جوتے فرش پر پٹخ پٹخ کی آواز پیدا کر رہے ہوں۔ میں نے غصے میں کہا، یار کیا بکواس ہے، جو بھی ہو سامنے آؤ، تم لوگوں نے روز کا ایک مذاق بنا رکھا ہے۔ بس میرا یہ کہنا ہی تھا کہ شاید اس نادیدہ طاقت کو میرا یہ تکبر اور سیدھے راستے سے بھٹکنا شدید ناگوار گزرا۔ مجھے کسی نے پیچھے سے سیڑھیوں پر ایک زوردار دھکا دیا۔ صرف دھکا ہی نہیں دیا بلکہ جیسے ہی میں نیچے کی طرف گرا، کسی نے انتہائی غصے میں میری ایک ٹانگ کو پکڑ کر نیچے کی طرف کھینچا۔ ہمارے گھر کی کل 12-13 سیڑھیاں ہیں، جن میں سے 8-10 سیڑھیاں میں رگڑ کھاتا ہوا نیچے گرا۔ میری ٹانگ اس خوفناک طریقے سے ٹوٹی کہ جس کا تصور بھی محال ہے۔ میں 1 ہفتے تک ہسپتال میں ایڈمٹ رہا۔ ہمارے علاقے کے ڈاکٹروں نے بے حد کوشش کی، لیکن وہ حیران رہ گئے اور کہنے لگے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اس ہڈی کو دوبارہ کیسے جوڑیں۔ ٹانگ بالکل ٹوٹ کر چور ہو چکی تھی اور اوپر صرف جلد باقی رہ گئی تھی۔ ہڈی نے ایک طرف سے جلد کو پھاڑ دیا تھا اور دونوں ہڈیاں باہر نکل آئی تھیں۔ نیچے والی ہڈی گھٹنے سے تھوڑی اوپر سے ٹوٹی اور اوپر کی طرف باہر نکل آئی، اور ساتھ ہی میرا گھٹنا بھی بری طرح فریکچر ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد سے پچھلے 7-8 مہینوں سے میں مسلسل بیڈ ریسٹ پر ہوں اور بستر سے لگ چکا ہوں۔ اس دوران ہماری بات اللہ کے ایک ولی سے ہوئی۔ انہوں نے میرا روحانی علاج شروع کیا۔ جب ہم نے انہیں گھر کے یہ سارے حالات بتائے تو انہوں نے مجھ سے کہا، آپ سیدھے راستے سے بہت زیادہ بھٹک چکے تھے، اور وہ جو کوئی بھی پاک چیز آپ کے گھر سے یا اس راستے سے گزر کر جاتی ہے، وہ آپ کی اس غفلت پر ناراض تھی۔ دراصل جو آوازیں ہمیں آتی تھیں وہ اسی پرانے راستے سے آتی تھیں جہاں سے وہ نورانی بزرگ گزرتے تھے۔ ہمارے محلے کے دیگر لوگوں نے بھی اکثر اس راستے پر حیرت انگیز چیزیں دیکھیں، لیکن میرے گھر والوں نے کبھی کچھ نہیں دیکھا تھا، کیونکہ پہلے یہاں ایک چھوٹا سا مکان تھا اور یہ زمین ہم نے بعد میں خریدی تھی۔ محلے والے بتاتے ہیں کہ وہاں سے آج بھی بزرگ کے گزرنے کی نادیدہ آوازیں آتی ہیں، اور اگر اس راستے میں کوئی چیز پڑی ہو تو اسے کوئی ہٹا یا گرا دیتا ہے، جیسے کہہ رہا ہو کہ اٹھو اور یہاں سے ہٹو۔ پچھلی کہانی میں جس 7 فٹ کی چڑیل کا ذکر ہے، وہ جگہ بھی اسی راستے کے پاس آتی ہے۔ تو شاید وہ پاک چیز وہیں سے گزر رہی تھی، اور جب اس نے میری یہ بھٹکی ہوئی زندگی دیکھی اور اوپر سے میں نے ان آوازوں پر تکبر سے تلافی کرنے کے بجائے آگے سے للکارا، تو اس مخلوق نے غصے میں آ کر مجھے سیڑھیوں سے نیچے کھینچ مانا، جس سے میری ٹانگ کے یہ مسائل پیدا ہوئے۔ اس حادثے کے بعد سے حاجی عدنان صاحب ہمارے گھر آتے رہے ہیں اور انہوں نے میرا بہت علاج کیا ہے۔ میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں جو ہمارے قریب ہی ایک شہر میں رہتے ہیں۔ وہ ان روحانی چیزوں کو بہت جلد محسوس کر لیتے ہیں۔
वो एक दिन हमारे घर आए। हमने खाना लगाया, लेकिन उन्होंने सिर्फ 1-2 लुक़मे लिए और नवाला आगे से हटा दिया। मैंने पूछा, खैर तो है, आप खाना क्यों नहीं खा रहे? उस वक्त ज़ोहर की अज़ान हो रही थी। उन्होंने संजीदगी से मेरी तरफ देखा और कहा, यहाँ कोई चीज़ मौजूद है। पता नहीं क्यों मुझे शिद्दत से महसूस हो रहा है कि उस वक्त कमरे में हमारे अलावा भी कोई है। इस पूरे इलाके पर उस माफ़ौकुल फितरत दुनिया का एक गहरा असर है। इसी नाले के पास जहाँ वो दूसरी लाश मिली थी, वो खातून जो फौतगी वाले घर गई थीं, वो दरअसल नान मुस्लिम गैर इस्लामी ख़ानदान से थीं और अपने वालिदैन का घर छोड़कर करीब ही अकेली रहती थीं। उनके भाइयों ने उनके साथ कुछ नहीं किया था, क्योंकि अगर भाइयों ने कुछ करना होता तो वो पहले ही कर लेते। जब वो घर पर थीं, उनको भी इसी नादीदा चीज़ ने रात के अंधेरे में दबोचा, नोचा और गिरा दिया था, और वो इसी खौफनाक चोट और सदमे की वजह से इस दुनिया से चली गईं। इस वाक़े के बाद से मैं अपनी टांग की वजह से बिस्तर पर हूँ, और ये इस कदर भयानक तरीके से टूटी है कि डॉक्टर्स का कहना है कि उन्होंने अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री और कैरियर में किसी इंसान की टांग इतने बुरे तरीके से टूटते हुए कभी नहीं देखी। जी तो मेरे अजीज़ दोस्तों, ये थी हमारे आर्मी वाले भाई के इलाके की वो सच्ची दास्तान, जिसने एक तवील अरसे तक वहाँ के लोगों को खौफ के साए में जीने पर मजबूर किए रखा। इंसान मिट्टी का बना है और ये कायनात बहुत वसी है। यहाँ बहुत सी ऐसी ताकतें मौजूद हैं जिनका मुकाबला हम अपने तकब्बुर से नहीं, बल्कि सिर्फ अपने ईमान और कलामे इलाही से कर सकते हैं। इस भाई की टांग का वो भयानक हादसा और उनका बिस्तर पर आ जाना हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। आपको ये दोनों कहानियाँ कैसी लगीं? और क्या आपके इलाके में भी कोई ऐसी पुरानी जगह या ऐसी कोई माफ़ौकुल फितरत मखलूक मौजूद है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे चैनल की जान हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हॉरर स्टोरी टेलर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि अगली हौलनाक कहानी का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो।